माई सेल्फ इज गौरी। कल के संडे के बाद हम आज मंडे के दिन मिल रहे हैं। हमने अभी तक के लेक्चर में हमने पूरे बेसिक्स कवर किए। उसके बाद हमने आयुपैक नोमेनक्लेचर के बारे में सीखा। हमने कुछ ग्रुप्स देखे, उसके सफिक्स प्रीफिक्स उसके बारे में भी हमने अब तक सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। हमने पिछले लेक्चर में आइसोमेरिज्म क्या होता है सिर्फ उसकी इंट्रोडक्शन का पार्ट किया था, यानी सिर्फ हमने डेफिनेशन कवर की थी। और जो लोग भी मुझे आज नहीं देख रहे हैं वो मेरे पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से लिंकअप हो जाए। एंड आई होप जितने भी आपके बैकलॉग्स रहे होंगे आपने संडे के दिन सब कुछ कवर कर लिए होंगे। आज का टॉपिक है आइसोमेरिज्म। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब दो और दो से ज्यादा बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं उनका फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं। हमने इस बेसिस पर प्रोपेनॉल एंड आइसोप्रोपेनॉल का प्रोपेनॉल एंड आइसोप्रोपेनॉल का हमने इसमें बीच में एग्जाम्पल देखा था। तो हम अब उसके कुछ टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इस तरह से अगर हम देखें तो हमें इस बेसिस पर चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म ये पहला टाइप है। अगर हम दूसरे टाइप की बात करें तो पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। In third lecture, chain isomerism, position isomerism. Third is the functional group, isomerism, and fourth one is the metamerism. Then चेन आइसोमेरिज्म। अगर हम चेन आइसोमेरिज्म की बात करें तो हम यहाँ एग्जाम्पल में पेंटेन और नियोपेंटेन के बारे में या आइसोपेंटेन के बारे में बात कर सकते हैं। अगर मैं एन पेंटेन की बात करूं तो दिस इज द एन पेंटेन। एक कार्बन चार बॉन्ड, एक कार्बन चार बॉन्ड, एक कार्बन चार बॉन्ड। ओके, इस प्रकार एक कार्बन में चार बॉन्ड, ये भी पेंटेन है। अगर मैं आइसोपेंटेन की बात करूं तो this is also an isopentane. This is the isopentane. हमने जब आइसोपेंटेन के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि अगर कोई भी कंपाउंड आइसो चाहिए तो हमें उसकी कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी है। मैंने उसकी एक ही कंडीशन बताई थी। क्या कंडीशन थी? जिस एक कार्बन के अगल बगल में दो CH3 ग्रुप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम उसे आइसो कहते हैं। अगर मैं ऐसा लिख दूं, ये रिवाइज कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे रिवाइज करा रही हूं तो ध्यान देना। CH3 CH2 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 CH3। अब अगर कोई बच्चा नया है तो वो क्या कहेगा? दिस इज द आइसो, बट दिस इज द रॉन्ग, बिकॉज हमने जो आइसो की कंडीशन लगाई थी वो कंडीशन यहाँ प्रूवन नहीं है। तो यहाँ कौन सी कंडीशन प्रूवन है? जब भी हम एक कार्बन के अगल बगल में अगर दो CH3 ग्रुप हो तो इसे ही हम कौन सा कहते हैं? आइसो। ये हमारे लिए आइसो नहीं है। और अगर हम नियो की बात करें तो नियो 5 कार्बन से स्टार्ट होता है। ये ग्रुप नियो का नहीं है। ये जो हम देखते हैं दिस इज नॉट नियो,
ये नियो नहीं है। ये थे कुछ चेन आइसोमेरिज्म। तो क्या समझ में आया आपको चेन आइसोमेरिज्म में? अगर हम आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेक करूं तो काउंट द हाइड्रोजन 3 2 5 7 9 3 12 3 6 7 2 9 and 3 12 कार्बन नंबर इज ऑल्सो सेम, बट इसकी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो डिफरेंट होगी। तो हम चेन आइसोमेरिज्म की बात करें तो यहाँ जो भी कार्बन है और जो भी उसका कुछ स्ट्रक्चर होगा वो हमें यहाँ डिफरेंस दिखाई देगा। यानी कि हम लिख सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इज डिफरेंट। अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इज डिफरेंट। अगर हम बात करें पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर माने सॉरी ये इसका एग्जाम्पल। अगर हम पोजीशन की बात करें तो 1 ब्यूटेन एंड 2 ब्यूटेन। अगर मैं बात करूं ब्यूट 1 इन, ब्यूट माने 4, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन। ब्यूट माने 4 कार्बन, दिस इज द वर्ड रूट। ब्यूट 2 इन, दिस इज द ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द पोजीशन आइसोमर। हम क्या इसमें से लिख सकते हैं अबाउट पोजीशन आइसोमरिज्म? अगर हम बात करें तो पोजीशन आइसोमर में यहाँ इस पोजीशन और इस पोजीशन में या कार्बन के स्ट्रक्चर में यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम अगर बात करें तो जो भी उसका, अब हम बात करें तो डबल बॉन्ड यहाँ क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप की तरह है, फंक्शनल ग्रुप की तरह है। सो यहाँ फंक्शनल ग्रुप और इस फंक्शनल ग्रुप में अगर हम माने तो, और इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी कि इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन में डिफरेंस है। अगर हम बात करें इसका पोजीशन और उसकी पोजीशन के, तो लेट्स चेक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हम कौन सा लेंगे नंबरिंग? जो हमें नजदीक से पड़े या अकॉर्डिंग टू लोएस्ट लोकेंट रूल। तो अगर हम बात करें तो हम यही कंसिडर करेंगे। सो हमने नॉमेनक्लेचर क्या किया, ब्यूट 1 इन। और अगर इस स्ट्रक्चर में बात करूं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हमें ये 2 वाला बहुत ज्यादा नजदीक पड़ा विद रिस्पेक्ट टू 3, इसलिए हमने इसका नॉमेनक्लेचर ब्यूट 2 इन लिखा। इसी तरह से ये जो पोजीशन में डिफरेंस है, पोजीशन में जो कुछ भी डिफरेंस है उसे हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन इज डिफरेंट, in that case position is different with respect to carbon chain। then functional isomerism। अगर हम functional isomerism की बात करें तो हम इसमें हम उसका फंक्शनल ग्रुप पूरी तरह से चेंज करते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं आपको तो हम इथाइल अल्कोहल एंड डाइमिथिल ईथर, अल्कोहल एंड ईथर के बारे में हम बात कर सकते हैं। अगर मैं इथाइल अल्कोहल, इथाइल माने 2 कार्बन, इथाइल अल्कोहल, हमने यहाँ OH ग्रुप जोड़ दिया तो क्या इथाइल अल्कोहल।
एंड डाइमिथिल ईथर। डाइमिथिल ईथर माने हमें दो मिथाइल ग्रुप को एक ऑक्सीजन से ज्वाइन करना होगा। CH3O CH3, this is dimethyl ether, this is the dimethyl ether। तो अगर हम बात करें, अब भी आप अगर कार्बन हाइड्रोजन काउंट करें तो यहाँ 3 और 5 और एक 6, और यहाँ भी ये 3 और ये 3, टोटल हाइड्रोजन नंबर इज 6। टोटल हाइड्रोजन नंबर इज 6। तो ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम क्या कह सकते हैं? फंक्शनल ग्रुप अलग अलग भी हो सकता है। और हम अगर मेटामेरिज्म की बात करें तो इस मेटामेरिज्म में हम जो हमने अल्काइल ग्रुप पढ़ा था R के बारे में, वो यहाँ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में उसका डिफरेंस क्रिएट होता है, और उसीलिए हम उसे कहते हैं मेटामेरिज्म। उसे हम क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ? फॉर एग्जाम्पल मैंने CH3 CH2 OH CH2 instead of that example we will take CH3O CH2 CH3 and CH3 CH2 CH3O 2 3. Okay, we have to continue this formula. And CH3 CH2O CH3, this is the metamerism। अगर हम अल्काइल ग्रुप के बारे में देखें तो इसके लेफ्ट साइड में और इसके राइट साइड में अगर हम बात करें, इस A स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें, और दिस इज द B स्ट्रक्चर। A स्ट्रक्चर में राइट साइड में 2 अल्काइल ग्रुप है, और B में देखें तो राइट साइड में एक ही अल्काइल ग्रुप है। फिर हम लेफ्ट में देखें तो यहाँ एक है, और B में देखें तो यहाँ लेफ्ट साइड में 2 अल्काइल ग्रुप है। तो हम इसे कहते हैं मेटामेरिज्म। दैट इज, अगर हम अल्काइल ग्रुप को अच्छी से अलग से रिप्रेजेंट करें तो हम उसे मेटामेरिज्म कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमने अब तक क्या क्या पढ़ा? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड द मेटामेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में अरेंजमेंट ऑफ कार्बन इज डिफरेंट। पोजीशन आइसोमेरिज्म में उसकी पोजीशन डिफरेंट हो सकती है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप हम चेंज करें, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो ही रहेगा, लेकिन हम उसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज कर देंगे। फिर मेटामेरिज्म में हम इस प्रकार अल्काइल ग्रुप चेंज कर सकते हैं राइट और लेफ्ट साइड में। ये था कुछ आइसोमेरिज्म के बारे में। अब अगर हम हैलोअल्केन इस चैप्टर की बात करें तो हम यहाँ ऑप्टिकल एक्टिविटी, दैट इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इस नाम का भी टॉपिक पढ़ते हैं। क्यों ना हम इसे बेसिक में ही कवर कर ले, ताकि हमें हैलोअल्केन में कोई भी दिक्कत ना आए। सो हम अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से जाने से पहले हम स्टेरियो आइसोमर के बारे में बात करेंगे। स्टेरियो आइसोमेरिज्म में भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म माने हम सिस और ट्रांस के बारे में पढ़ेंगे। सिस और द ट्रांस, सिस आइसोमेरिज्म और द ट्रांस आइसोमेरिज्म। Cis and the trans isomerism.
cis and trans isomerism. आइसोमेरिज्म, अगर हम सिस की बात करें तो डबल बॉन्ड में, यानी हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ए बी ए कुछ हमने फंक्शनल ग्रुप लिए हैं, आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। ये था सिस फॉर्म। और अगर मैं ट्रांस की बात करूं, ये हो गया ट्रांस का स्ट्रक्चर, हम इसे कहते हैं सिस एंड द ट्रांस फॉर्म। ए सेम फंक्शनल ग्रुप है, ए सेम फंक्शनल ग्रुप है। मैंने सिस में अरेंजमेंट एक ही साइड में ए को पुट किया, लेकिन मैंने ट्रांस में उसे चेयर फॉर्म में अरेंज किया है। किस फॉर्म में अरेंज किया है? मैंने उसे चेयर फॉर्म में अरेंज किया हुआ है। और इसमें मैंने डायरेक्टली इस प्रकार से अरेंज किया। और इसमें हम ट्रांस को कैसे याद रखेंगे? अगर हमें ट्रांस नहीं ध्यान में आ रहा, सिस से और ट्रांस है, अगर हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जहां चेयर की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म हो, चेयर लाइक स्ट्रक्चर, चेयर लाइक स्ट्रक्चर मीन्स ट्रांसफॉर्म। हम इस प्रकार भी याद रख सकते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। तो ये था सिस और द ट्रांस। उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कुछ कंपाउंड होते हैं जो कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो करते हैं, लेकिन उसके कुछ जब हम प्लेन पोलराइज लाइट दैट इज पीपीएल हम जब उससे पास आउट करते हैं तो उसके कुछ उसकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है, हम उसे कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सुपर इम्पोजेबल एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल, ऐसे भी उसके कुछ पार्ट्स है। सुपर इम्पोजेबल मीन्स एक दूसरे के ऊपर जब कोई इमेज, सपोज हमने कोई इमेज बनाई है और जब हम उसके मिरर इमेज फॉर्म करेंगे, तो अगर दोनों एक दूसरे पर अच्छे से कवर अप हो जाए, दैट इज एक दूसरे सिमेट्रिकल हो, तो हम उसे कहते हैं सुपर इम्पोजेबल। और आवर हैंड्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, क्योंकि हम हमारे हाथ की बात करें तो हमारे हाथ ऐसे तो एक में के ऊपर टच होते हैं, लेकिन हम जब ऐसे हाथ हमारे रखते हैं तो ये हाथ हमारे नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस है। और जब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस, इन शॉर्ट हम नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस को हम असिमेट्रिकल के नाम से भी जानते हैं। और असिमेट्रिकल माने जो कायरल कार्बन है, अगर हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बात करें तो हम उसे कायरल कार्बन कहते हैं। कायरल कार्बन माने एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और कार्बन के अगल बगल के अगर चारों बॉन्ड भी अलग अलग वैलेंसी से सेटिस्फाइड हो, तो हम उस कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं। जो कायरल कार्बन होते हैं वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। आवर हैंड्स, लेग्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। Then next is the meso compound. In that meso compound, asymmetrical carbon is present. Asymmetrical carbon is present, but in that case, more than 2 or 2 carbons are asymmetricals. That's why these are the meso compounds. And another term is the racemization. Racemization means plus D and plus D or minus L minus D. ये कुछ फॉर्म्स होते हैं, अगर हम पीपीएल के प्रेजेंस में हम उसके पास आउट करें तो हमें प्लस डी एंड माइनस डी के फॉर्म्स में ये सब कुछ मिलता है। तो जब दोनों इक्विमोलार हमें मिलते हैं, प्लस डी माइनस डी प्लस एल माइनस एल, अगर हम इसकी बात करें तो हम उसे कहते हैं कि वो रेसिमाइज मिक्सचर, अगर 50-50% दोनों भी मिले तो। ये था सब कुछ हमारे आइसोमेरिज्म के बारे में। अगर हमें कायरल मॉलिक्यूल के बारे में जानना है तो हम लैक्टिक एसिड का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हम लैक्टिक एसिड की बात करें, COOH, CH3, COOH माने कार्बोक्सिलिक ग्रुप, OH एंड देन CH
3 एंड देन CH3। मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है, दिस इज द लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। बट डी है और L है, यस इट इज द L फॉर्म, क्योंकि मैंने OH लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, इट इज द L फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड। अगर मैं D फॉर्म की बात करूं, अगर मैं D बात की फॉर्म करूं, COOH, इसी कार्बन से हम ये बॉन्ड रिप्रेजेंट कर सकते हैं, COH, CH3 एंड H। तो A वाली इमेज और B वाली इमेज, दिस इज द D फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड, D फॉर्म ऑफ द लैक्टिक एसिड। Which form of lactic acid? This is the D form of the lactic acid। ये इमेज इस इमेज पर इम्पोज होगी क्या? नहीं होगी। अगर COOH ग्रुप भी इम्पोज हो गया तो ये CH3AOH पे इम्पोज नहीं होंगे, ये OH इस CH3 पे इम्पोज नहीं होंगे। और कायरल कार्बन की बात करूं, दैट इज असिमेट्रिकल कार्बन की बात करूं मैं, तो ये बीच वाला कार्बन, इसके पहली वैलेंसी, दूसरी वैलेंसी, तीसरी वैलेंसी और चौथी वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड है, इसीलिए हम इसे कायरल कार्बन, और हम कायरल कार्बन को स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार, या फिर ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इस टाइप से हम कायरल कार्बन को शो करते हैं। ये सब कुछ था आइसोमेरिज्म के बारे में। अब हमने आज तक जो हमने फर्स्ट लेक्चर से आज के लेक्चर तक पढ़ा था, ये था पूरा ऑर्गेनिक का बेसिक। अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में, यानी ट्यूसडे के लेक्चर में, हम हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करेंगे, वो कि हमारा पहला टॉपिक होगा ऑर्गेनिक का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू आर रियली लाइक इट, your concepts getting clear, then you can share it and subscribe it. Thanks for the watching.